तो ये जो एनर्जी इंटेंसिटी का सिग्नेचर मिल रहा है, यही तो है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। यही चीज तो वो डिटेक्ट करता है, यही चीज वो डिटेक्ट करता है, यही उसका फायदा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक विंडो का मीनिंग वो है कि ऐसा वेवलेंथ जहां जिसको पृथ्वी कैप्चर ही ना कर सके। तो वो है तुम्हारा 9 से लेके 13, 9 माइक्रोमीटर से लेके 13 माइक्रोमीटर का जो रेंज है वो ऐसा रेंज है जहां पे एनर्जी खासकर एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, और उसमें बहुत बड़ा गैप है उस जगह पे। देखो ये है ना रेडियो विंडो, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, 10 से लेके 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक देखो दिया है। ये देखो कंप्लीटली ओपेक है, इसमें दिया है। ये जोन जो है काफी साफ सुथरा है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये रहा, देख, यही है रेडियो विंडो, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। 1 mm से थोड़ा ऊपर जाओ, 10 cm, 10 मीटर के बीच का जो रीजन है वो खाली है, उसमें कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो। ठीक है, तो ये तो वेवलेंथ के हिसाब से है ना, कि कहाँ पे कौन एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे कौन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ये सब वेवलेंथ के हिसाब से। ठीक है, ये सब चीज वेवलेंथ के हिसाब से है कि कहाँ पे कौन सा वेवलेंथ कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, वो सब वेवलेंथ के हिसाब से है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है रिमोट सेंसिंग में तुम्हारा माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सैटेलाइट्स के बारे में भी जानो। क्या होता है, एक होता है एक्टिव सेंसर, एक होता है पैसिव सेंसर। अब एक्टिव सेंसर कौन सा सेंसर है, वो सेंसर जो लाइट खुद डालता है, खुद ऑब्जर्व करता है और खुद सेंस करके बताता है। और पैसिव सेंसर क्या है, किसी दूसरे के लाइट की वजह से वो देख रहा है। तो हमारी जो आंखें हैं वो तो पैसिव सेंसर है ना। क्या तेजल, सही बोल रहा हूँ ना, हमारे आंखें जो तो पैसिव सेंसर है ना, है कि नहीं। अब तुम तो कोई वो तो हो नहीं, शक्तिमान तो हो नहीं, टिचके हो करोगे, आंखों से रोशनी निकालोगे और वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा और कैप्चर कर लोगे चीजें। वो तो पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, है कि नहीं। सही बोल रहा हूँ, क्या पता भाई, हो तुम शक्तिमान, आंखों से निकाल लो बिजली, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो आंखें हैं वो पैसिव सेंसर है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज पैसिव सेंसर ही हो। ठीक है, अब ये तो सेंसर की बात चल रही है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, हम लाइट को छोड़ दो। अभी एक वर्ड सुना होगा तुमने, ये वर्ड बहुत सुना होगा, सोनार, सुना होगा। इसको कहाँ यूज करते हैं सुदेशना, सबमरीन में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं सबमरीन में, चांद जी। सर क्योंकि जब शिप्स चलती है ना, तो आगे अगर कोई, जैसे कोई आइसबर्ग आ गए या कोई रॉक्स आ गई, तो ये सोनार जो होता है ये लाइट एमिट करता तो वो टकरा के जब वापस आती है तो पता चलता है कि रास्ते में कोई हर्डल है। कैसे, यही तो बात है, कैसे पता तो चलता है। क्योंकि सर इसमें सेंसर लगे होते हैं ना इसमें शिप में। ये क्या प्रिंसिपल क्या है सोनार का। सर वही, सर अब प्रिंसिपल का तो मुझे ना देखो, पढ़ा है मैंने इतना, आपको लेकिन आपको वो, पता है, आपको पता है कि आप एक स्पीड से साउंड को छोड़ रहे हो। हाँ सर साउंड सोनार साउंड मतलब वेव क्या है ना, है, साउंड, साउंड। साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसी को है सोनार। जी सर। तो जब पता है तुमको कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये कर रहा है तो साउंड छोड़ेगा।
तो साउंड जब नीचे जा रहा है और वापस टकरा के वापस आ रहा है, हाँ तो क्या हो हाँ। रहा है उसमें? तो स्पीड तो उसका सेम है, 330 मीटर पर सेकंड। बदल क्या रहा है उसका? समय तुम्हारे पास कैलकुलेट कर लिया है तुमने, तो बचता क्या है कि साउंड गया नीचे, साउंड वापस आया। तो जितना समय जाने में लगा है उतना समय तो आने में भी लगेगा उसे। तो टाइम उसका टू टी टाइम नहीं, जितना समय जाने में जितना डिस्टेंस वो करेगा जाने में कवर, और उतना डिस्टेंस आने में भी कवर करेगा। तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 2D, टाइम हो गया तुम्हारा, वो तो तुमने मेजर कर लिया है कि गया और वापस आया समय। अब बचता क्या है? स्पीड। स्पीड तो 330 मीटर पर है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम डाल दो फॉर्मूला, तो तुम्हारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। सर एग्जैक्टली टाइम यही। कितना? टाइम तो खुद टाइम नोट क्या करोगे ना जी, होगा? टाइम तो खुद नोट अच्छा करेंगे। ठीक ठीक। वो एक हाँ को हाँ होगा टाइम ना, नोट एक को करेंगे। होगा, एक को वहां पे साउंड इको इको। गूंजेगा वापस हाँ आएगा। हाँ आप साउंड छोड़ेगे तो वापस भी तो आएगा वो, हाँ 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 टकरा के हाँ हाँ वापस हाँ। आएगा ना, तो उसी से तो पता करते हैं। जी। उसी तरीके से लिडार भी है। लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट भी छोड़ा जाता है, लाइट को भी रिफ्लेक्ट बैक होके उसको भी पता किया जाता है। ठीक है, तो वो भी रिमोट सेंसिंग का ही पार्ट है, लिडार एंड सोनार। अब ये क्या हुए? ये तो खुद छोड़ रहे हैं ना, ये तो वेव्स को खुद छोड़ रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? एक्टिव सेंसर। ये पैसिव नहीं है, उसको नींद आ रही है। तेजल, हम्म। ईमान बनो, गंगाधर बने रहोगे चश्मा लगा के तो गंगाधर ही बोलोगे, फिर हमेशा बोलोगे सॉरी शक्तिमान। ठीक है, तो ये बात है, याद रखना ही है चीज, कि मतलब एक्टिव और पैसिव सेंसर के बीच का डिफरेंस। तो यही सब चीजों पे वो पूछता है, लेकिन इस बार पूछा था कुछ खास चीज क्वेश्चन में। इस बार पूछा था इंडेक्स। इंडेक्स पे आए थे क्वेश्चन भर भर के। ठीक है, अब वो इंडेक्स पे क्वेश्चन इसीलिए आया था क्योंकि वो जानता है कि एमएससी का बच्चा रिमोट सेंसिंग में आजकल हाई एडवांस लेवल कर ले रहा है, तो एडवांस लेवल की चीजें उसे पूछ दी जाए। ठीक है, तो उसको जानने से पहले हमको जानना जरूरी है कि भाई एक्चुअली में जो सैटेलाइट जो इमेज भेजता है, वो भेजता क्या है, वो भी तो जानना जरूरी है। सैटेलाइट जो इमेज भेजता है वो किस चीज का इमेज भेजता है, क्या भेजता है, कैसा भेजता है, वो भी जानना जरूरी है। तो जाने बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखो, जैसे कि क्या होता है, कि जैसे कि आज के डेट में सबसे अच्छा जो यूज करते हैं लोग, वो करते हैं लैंडसाइड सैटेलाइट। लैंडसाइड के जो बैंड्स होते हैं उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा है 30 मीटर ब्लू, 30 मीटर ग्रीन, 30 मीटर NIR। ये 30 मीटर ग्रीन का मीनिंग क्या है, 30 मीटर रेड का मीनिंग क्या है, वो सब देखो दिया है। क्या दिया है यहाँ पे? देखो दिया है बैंड 1। बैंड 1 में 30 मीटर ब्लू, ये राइट साइड में जो फिगर है ये वाला। मैं कहाँ चला गया अभी तो इधर था। कौन कहाँ चला गया? आ गया ना? बस। फिगर फिगर। सर कहाँ बैंड जाएगा वन। चांद? ये आ गया चांद बैंड पे, वन। चांद पे नहीं भेजेंगे हम किसी को, यहीं रखेंगे किसी को। अब चांद पे नहीं भेजेंगे, यहीं पे रख के दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे जो दिया है बैंड 1, वो बैंड 1 में 30 मीटर ब्लू दिया है। बैंड 1 में 30 मीटर ब्लू दिया है, तो 30 मीटर ब्लू के साइड में उसका रिजोल्यूशन भी लिखा है। कितना है?
0.441 टू 0.514। अब ये जो उसमें बैंड में ये जो रिजोल्यूशन दिया है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। यही स्पेक्ट्रल है, ये उसका वेवलेंथ है, लाइट का वेवलेंथ है। कौन सा? ये जो 441 से लेके 514, ये उसका क्या है? ये उसका स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 441 टू 514 नैनोमीटर आएगा, क्योंकि माइक्रोमीटर में दिया है। तो ये उस बैंड का स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है। ठीक है। अब बात उठता है, उसके पहले लिखा है 30 मीटर। 30 मीटर का अर्थ क्या है यहाँ पे? 30 मीटर का अर्थ है कि ये जब पृथ्वी के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा इस बैंड से, तो उसको उस 30 मीटर का पिक्सल दिखेगा। 30 मीटर का स्क्वायर ही देख पाएगा, उससे छोटा चीज नहीं देख पाएगा वो। उससे बड़ा चीज जरूर देख पाएगा। इस बैंड से अगर पृथ्वी के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेगा ये सैटेलाइट, लैंडसैट 7 का, तो वो 30 मीटर, सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज वो देख पाएगा, वो 30 मीटर का स्क्वायर होगा। 25 मीटर का स्क्वायर नहीं देख सकता है, 29 मीटर का स्क्वायर नहीं देख सकता। वो सिर्फ 30 मीटर का स्क्वायर ही देख सकता है, या उससे ज्यादा का स्क्वायर दिखेगा। अब ये स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर पिक्सल एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का छोटा यूनिट होता है। तेजल समझ में आ गया? ठीक है। उसी तरीके से बैंड 2 है, उसी तरीके से बैंड 3 है, उसी तरीके से बैंड 4 है। हर चीज वैसा ही है। अब ये वेवलेंथ चेंज हो गए हैं, और वेवलेंथ को चेंज करके उन्होंने ये बैंड्स बना दिए। अब इन बैंड्स का कुछ खूबी भी है। वो बैंड्स कुछ अलग तरीके के बिहेव करते हैं, अलग तरीके की चीजें दिखाते हैं, जिससे हमको बेनिफिट मिलता है। हम अलग अलग चीजें देख के हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। और एक्चुअली मैं अगर बोलूं कि लैंडसेट का जो इमेज आता है वो कैसा आता है, वो पूरा ब्लैक एड आता है। ब्लैक एड, पूरा ब्लैक। वो पूरा ब्लैक ही आता है, उसमें कुछ नहीं हो, एकदम ब्लैक होता है। वो कुछ नहीं होता है। उसको बाद में प्रोसेस करके बनाया जाता है। वो होता पहले ब्लैक ही है एकदम। वो पूरा ब्लैक होता है। ठीक है। अब मेरे लैपटॉप में अगर हो, मैं दिखा देता। रुको। लैंडसेट, हाँ ये है ना, लैंडसेट 1। एग्जैक्टली exactly, ये है लैंडसेट का पिक्चर है तो। इमेज कैसा है? एग्जैक्टली exactly, खराब इमेज है। दिखा तो दूंगा, but दिखेगा नहीं तुमको ठीक से। देखो कोशिश करता हूँ, रुको। ये देखो, ये है इमेज। ऐसे इमेज बन के आते हैं। अब इसमें क्या किसको समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा किसी को। क्या काला काला व्हाइट व्हाइट, काला काला व्हाइट व्हाइट ऐसे दिया है, ऐसा ही इमेज आएगा। जैसे ये तो खुलेगा नहीं पेंट में वैसे तो। मेरे पास इससे अच्छा नहीं है अभी। LS, एक मिनट। वैसे इसका इमेज मैं डाउनलोड करके तुमको बाद में भी दिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है। अब इसको डाउनलोड कहाँ से करते हैं वो भी बता देते हैं। एक मिनट। देखो, USGS अर्थ एक्सप्लोरर एक वेबसाइट होता है। वहां पे जाके आप लॉग इन करोगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही लॉग इन करोगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा।
अब पोर्टल में क्या है कि यहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा, साइन इन करना होगा। ठीक है। अब मेरे को याद नहीं है मेरा पासवर्ड, लेकिन यहाँ पे मैंने लगा के रखा हुआ है, तो ये लॉगिन हो जाए तो बेहतर है। नहीं, हाँ ऑथेंटिकेट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ लॉगिन होगा नहीं वो, कहीं बाद में लॉगिन कर लेंगे। ठीक है। इसमें हो क्या रहा है देखो, ये जो अर्थ जीएस का सैटेलाइट है, देखो यहाँ पे क्या क्या फीचर दिया है। अब यहाँ पे वो सिलेक्ट करने दिया है डाटा शेड्स। डाटा सेट्स में देखो, यहाँ पे जाके वो जाओगे तो आप लैंडसेट इमेज दिखेगा। अब लैंडसेट में भी देखो यहाँ पे कलेक्शन है, कलेक्शन 2, कलेक्शन 1, लेवल 3 प्रोडक्ट, साइंस प्रोडक्ट। लेवल 3 में जाओगे तो 49 दिख रहा है। अब ये बैंड है 49 का। ऐसे ही ये देखो 8 9, जैसे कि ये 8 9। तो लैंडसेट 8 और 9, जो लेटेस्ट वर्जन है लैंडसेट के, वो 8 और 9। ये पृथ्वी का एक जगह है, देखो पृथ्वी है ये। अब पृथ्वी में कोई भी जगह का मेरे को फोटो खींचना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 पॉइंट बनाऊंगा यहाँ पे, और लैंडस्लाइड का डाटा को क्राइटेरिया दूंगा कि इतने से इतने समय में दे दो भाई। तो एडिशनल क्राइटेरिया, जैसे ये एडिशनल क्राइटेरिया में डाल दूंगा कि ये इतना, ये चीजें होना चाहिए, ये डेट से ये डेट तक मुझे चाहिए, इमेज क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डाल दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा फोटो। और उस फोटो को जब मिलेगा, वो एकदम काला काला होगा, उसको प्रोसेस करके जब देखेंगे तो बढ़िया सा इमेज बन के आ जाएगा। जो कि हम इसमें भी करते हैं, क्योंकि हम गूगल अर्थ में भी देखते हैं। ठीक है। जो कि हम गूगल अर्थ में भी करके हम देख सकते हैं। मैप किसी ने बनाया है खुद से आज तक? किसी ने मैप बनाया है अपने डिजिटेशन में खुद से? चांद जी तो बनाए होंगे, उनको तो दिक्कत ही नहीं है। क्यों चांद जी, हाँ आपने सर, हमने लगाए थे ना, हाँ, लगाए थे मैप में हमने। बनाए थे ना आप लोगों ने मैप तो? हाँ हाँ हाँ, बनाए थे। तो आप तो बनाए होंगे, बाकी लोगों की बात करना। तेजल, सैटेलाइट इमेजिनरी, इमेजिनरी यस सर। सैटेलाइट। बनाया है मैप? सर नहीं, बनाया नहीं है। बनाया नहीं है सुदेशना? नहीं बनाया। ठीक है। तो क्या होता है कि देखो, अर्थ के ऊपर बहुत सारे फीचर हैं, उनको मॉनिटर करना होता है, तो मॉनिटर करने के लिए उनका मैप बनाना बहुत जरूरी है ना? उनका मैप बनाना बहुत जरूरी है, जो कि हम ऑब्वियसली बना रहे हैं। हम रिमोट सेंसिंग में वही चीज कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं, मैप बना के उसको देख रहे हैं, और उससे हम पता कर रहे हैं। लेकिन लैंडसेट की जब बात आती है, तो लैंडसेट में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फीचर है जिनको देखने के लिए तुमको क्या करना होगा, कुछ इंडाइसेस का यूज करना होगा। उसको हम बोलते हैं इंडाइसेस, इंडाइसेस बोलते हैं। ठीक है। मैप्स में बहुत सारी जगह में ना इंडाइसेस होता है, उन इंडाइसेस से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, किसको, हमारे अर्थ के फीचर। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये जो तुमने देखा अभी बैंड 1, जिसमें कि हम 0.441 से 0.514 माइक्रोमीटर तक का हम चीजें देख रहे थे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ना बैंड का कॉम्बिनेशन ले जाते हैं, बैंड 1 प्लस बैंड 2 अपॉन बैंड 1 माइनस बैंड 2, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के भी हम टेस्ट करते हैं। ठीक है। किस चीज को टेस्ट करते हैं हम? ये जो बैंड 1 बैंड 2 बैंड 1 बैंड 2 हम बोल रहे हैं ना, एक्चुअली में ये जो हर बैंड का एक इमेज देता है, कौन? तुम्हारा जो सैटेलाइट का प्रोडक्ट आता है ना, उसमें हर सैटेलाइट का एक प्रोडक्ट बनता है, हर बैंड का एक अलग इमेज बन के देगा। जो मैंने बोला कि मैं इस वेबसाइट से जब डाउनलोड करने जाऊंगा, यूएसजीएस के वेबसाइट से, तो मेरा जो डाटा डाउनलोड होके आएगा ना, उसमें 8 डाटा होंगे, 8 8 इमेज होंगे, टोटल 8 इमेज होंगे। और हर इमेज एक बैंड को रिप्रेजेंट करता होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जीआईएस के सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें QGIS होता है और ArcGIS होता है। तो आपने कौन सा यूज किया चांद जी? यार अब तो मुझे याद नहीं है। छोड़ो, बहुत पहले किया बहुत इन्होंने। तो ये पहले बोलते हैं, किया है।
हाँ ठीक है। जो QGS और RGS होता है, इसमें क्या करते हैं, हम एक इमेज के ऊपर दूसरे इमेज को चढ़ा भी सकते हैं और एक इमेज से दूसरे इमेज को माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो एक इमेज को दूसरे इमेज पे चढ़ा सकते हो, एक इमेज को दूसरे इमेज पे काट सकते हो, एक इमेज को दूसरे इमेज के अंदर घुसा भी सकते हो। दिस इज पॉसिबल इन दीज सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम बहुत सारे अर्थ के जो फीचर्स होते हैं उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऑब्जर्व करके उनके बारे में हम समझा सकते हैं कि ये चीजें ये है, ये चीजें ये है, ये चीजें ये है। ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तो इस बार का जो क्वेश्चन पूछ दिया था वो इसी चीज से पूछ दिया था कि भाई ऐसे 4-5 इंडिसेस पकड़ो और उनमें से बताओ कि कौन सा जो है वो सही है भाई। जो सही है उसी को हम पकड़ के बताएंगे। तो हम सही वाला देखते हैं। देखो ये जैसे कि ये जो था क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आया था, दिखाते हैं। आज सबको नींद आ रही है लगभग। सर मुझे तो नहीं आ रही। तो चांद पे ये हो, आपको कहाँ आधे से साल नींद की जर्नी आएगा? के बाद से थक ही गई हूँ। नहीं, तुम्हारी बात तो मैं समझता हूँ। तुम तो दो दो दिन का ट्रैवल किया है, तो तुम्हारा तो सर एग्जॉस्ट होना बनता भी है। सर ऐसे नमूने मिलते हैं ना ट्रेन में, रून हो जाना चाहिए सर की। एक क्या तो स्लीप। ट्रेन में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं बच्चे। सर दूसरा चीज, 4 बच्चे दूस, थे सर, 4 बच्चे और मियाँ बीवी लेके जा रहे 2 कंफर्म टिकट के साथ। दिन खराब हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा सर सीट मिल गया तो दिन खराब हो जाएगा। सर दिन रात दोनों ही खराब कर दिया, बच्चे रोए जा रहे, एक रोते एक चेन सीक्वेंस की तरह 4 रोने लग गए सर। एक रोना शुरू करता, फिर दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। और मैं पागल होने वाली थी। मैंने कहा 4 बच्चों के लिए कम से कम 2 टिकट रख लिया करो, कंफर्म नहीं होता तो ट्रेन में उठा मत करो। और एक अंकल इतने खराटे मार रहे हैं, मैं बोलने वाली थी डॉक्टर के पास चले जाओ अंकल, खुद तो सोते नहीं हो, हमें भी सोने मत दो। तो रात में कैसे आई मुझे पता है। इसका कोई इलाज नहीं है भाई, इसका तो कोई भी इलाज नहीं। हम तो कान में ईयरफोन डाल के भजन भजन लगा के सो जाते हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम, यही एकमात्र उपाय है। ट्रेन में तो 38 नमूने घंटे तो मिलेगा ही मिलेगा। 38 घंटे तो सर मैं ईयरफोन भी नहीं लगा सकती, करीबन करीबन 22 घंटे तो ईयरफोन लगे हुए थे। नहीं नहीं, 22 घंटा तो नहीं लगा सकते। दिन में तो हालत खराब होता है। दिन में मैं तो वो वहां चले जाता हूँ, वो गेट के पास चले जाता हूँ मैं ट्रेन में। सर ढंग की चाय नहीं मिली है मुझे आज पूरे दिन में, मेरा मूड ऑफ हो रखा है। अरे मुझे ढंग चाय, की चाय तो दे दिया करो मुझे। दिल्ली, अभी दिल्ली में तो मिल जाएगा तुम्हें वैसे। दिल्ली में मिल जाएगा सर, कल से पीऊंगी, आज तो आज हाँ, शाम को कल एक से। बार पिया बस। ये क्वेश्चन आया था, देख। ये जो है, इसमें एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है। मतलब हमारे पास NIR का एक बैंड है, नियर इंफ्रारेड का एक बैंड है, SWIR का एक बैंड है। हम एक बैंड से दूसरे बैंड को माइनस कर रहे हैं, और उसको माइनस करके हम इसको पता कर रहे हैं कि हाँ ये इसके वजह से ये होगा, इसके वजह से ये होगा, इसके वजह से ये होगा। ठीक है, हम इस चीज को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके जब तक तुम स्ट्रेट फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। इस सत्य है, इस क्वेश्चन को बनाना पॉसिबल नहीं है आम इंसान के लिए, आम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसने इस चीज को नहीं किया होगा। ये स्पेसिफिकली बनाया गया था रिमोट सेंसिंग के बच्चों के लिए, जो रिमोट सेंसिंग में जिनकी महारत हासिल है उन्हीं के लिए बनाया गया था। ये तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं गया था, क्योंकि बना ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा तब भी गलत कर दोगे इसमें। इसमें जब तक पूरा का पूरा पता ना हो कि हाँ इसकी वजह से यही होता है, तब तक नहीं कर पाओगे। तो इस पे जिसने काम किया होगा, जिसने थोड़ा बहुत भी काम किया होगा, उसको जरूर आइडिया होगा कि हाँ इसको यूज करने से ये बन के आता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ इंडाइसेस है हम पढ़ेंगे, ऐसे कुछ इंडाइसेस है जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी उसका कोई यूज नहीं है रिमोट सेंसिंग। ठीक है। तो ये तो थोड़ा मोटा मोटा कहानी मैंने तुमको रिमोट सेंसिंग का दे दिया। अब कहानी आता है कि थर्मोडायनेमिक्स भी जानना जरूरी है भाई, थर्मोडायनेमिक्स भी है। तो
थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे कितने लॉज होते हैं तेजल? थर्मोडायनेमिक्स में सर पहले 2 लॉज पढ़ते हैं हम। 2 लॉज बस? इतना ला कमजोर? इतना कमजोर कैसे? 2 ही लॉ लेके बैठा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स बस? सर पढ़ते तो मेन हम 2 ही हैं। कौन कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहला लॉ है, तो और दूसरा है दूसरा? दूसरा लॉ की डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एनर्जी। जब एनर्जी मतलब जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है तो कुछ ना कुछ हमारे इन्वायरमेंट में लॉस होती ही होती है। और ठीक है, कुछ हद तक तो सही बोला आपने। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये जो एनर्जी एनर्जी है कैन बी इसमें, क्रिएटेड नॉट बी एनर्जी डिस्ट्रॉयड। एग्जैक्टली जो एनर्जी जो लॉ है वो एक्चुअली में 4 है, 2 नहीं। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। लॉ वो ऑफ क्या थर्मल बोलता है इक्विलिब्रियम। हाँ, जिसको जीरोथ लॉ बोलते हैं, जिसको जीरोथ लॉ बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। ये लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम है ना? लॉ लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम है कि नहीं? ये कौन है तेजल? हाँ, सिर हिला दिया उसने, हाँ कि मैं हूँ। बिजली खींच ली है कहाँ से? आसमान से। और ऐसे बिजली दे रही है किसको? शहर में। अरे तुम तो इलेक्ट्रिसिटी मैन है एकदम। विमेन, मैन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मैन है। ऐसे कर रहा होगा तो ये कब तक देते रहेगी? तब तक जब तक यहाँ का बिजली, इसके शरीर का बिजली और यहाँ का बिजली तीनों बराबर ना हो जाए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम में भी वही चीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, और एक बॉडी सी है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। फिर भी क्या होगा कि इसका हीट फ्लो होते 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 इसके अंदर से होते होते, इसका हीट इसके अंदर से होते होते इसके अंदर चला जाएगा। तो ये होते होते तीनों सिस्टम जो है वो एक टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसमें जीरोथ लॉ में पढ़ा जाता है। दूसरा उन्होंने बोला कि नहीं भाई, दूसरा लॉ जो है वो कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन ऑफ क्या है? एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको हम फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। वो क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ? कि Q इक्वल टू यू एनर्जी प्लस कैन डब्ल्यू। नेवर बी वही चीज है, वही चीज है। एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड जो है उसी की कहानी है। अगर हीट को ट्रांसफर किया जाए तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो पहले मैटर के प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करेगा। मैटर की प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश मतलब करेगा, मतलब क्या है? अगर सॉलिड है उसको जलाएगा, हीट दोगे तो जल जाएगा, जल के वो गैस बन जाएगा। तो गैस बन जाएगा मतलब क्या है? उसके मॉलिक्यूल जो है वो बिखर जाएंगे। तो बिखर जाएंगे मतलब क्या है? उसमें क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसके बॉडी के अंदर का एनर्जी जो है वो बदल जाएगा। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बदल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है। और जब वो हवा बन के उड़ेगा तो कोई ना कोई तो वर्क डन करेगा, किसी ना किसी चीज को तो उड़ा के फेंकेगा यहाँ से यहाँ, तो वो वर्क डन बन जाएगा। वो हीट है। ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और थर्ड क्या बोलता है तुम्हारा? थर्ड तुम्हारा लॉ जो है वो वही जो इन्होंने बोला था। क्या? लॉ ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, ये डिसऑर्डरनेस वाला लॉ है। इसमें एंट्रोपी का रोल है। इसमें एंट्रोपी काम आता है, ENTROPY, एंट्रोपी। ठीक है। अब ये क्या बोलता है समझो।
ये बोलता है कि अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी जो है, आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर यूनिवर्स में है और उसकी एंट्रोपी जो है तो वो हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी। क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि अगर सपोज करो कि आपने किसी चीज को एनर्जी दिया तो उसमें हमेशा रैंडमनेस बढ़ेगा। रैंडमनेस मतलब उसके मॉलिक्यूल जो है कोलाइड करना शुरू करेंगे, तो इसमें एंट्रोपी में ये प्रॉब्लम्स होगा, तो उसके वजह से वो बदलेगा। उसका जो रैंडमनेस है वो बदलेगा, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। ठीक है? तो ये तुम्हारा एंट्रोपी जो है इंक्रीज होता रहता है हमेशा। अब इसका कारण क्या है कि तुम क्या कर सकते हो, हॉट बॉडी से ही कोल्ड बॉडी में एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो, उल्टा नहीं कर सकते हो। अगर कोई एक्सटर्नल वर्क ना करो तो इसका उल्टा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हॉट बॉडी में तो ऑलरेडी रैंडमनेस को पैदा कर दिया है। ठीक है? तो हॉट बॉडी से जो एनर्जी है वो हमेशा कोल्ड बॉडी में ही जाएगी। यही है कहानी, वापस नहीं आ सकती है जब तक एक्सटर्नल वर्क ना करो। ये जो लॉ है ये वो भी बताती है कि 100% एफिशिएंट वाली कोई इंजन नहीं होती है, कभी ना कभी लॉस हाँ होगा ही होगा हीट का। हाँ। ये स्टेटमेंट भी वो इसी इसी लॉ में बताया जाता है। ये कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। ये था फर्स्ट लॉ। ठीक है? अब थर्ड लॉ जो है वो आता है परफेक्ट क्रिस्टल का कहानी। परफेक्ट क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल सर मतलब ये बहुत ही फोर्थ शांत। फोर्थ हो गया ना, फोर्थ लॉ हो गया ना। फोर्थ लॉ, थर्ड लॉ इसका नाम है। फोर्थ मतलब अच्छा गिनती में फोर्थ है, बट थर्ड लॉ ही इसको बोला जाता है। तो अच्छा। जीरो से शुरू किया ना, जीरो से शुरू किया है। ओके ओके। हाँ, तो परफेक्ट क्रिस्टल वाली कहानी थर्ड लॉ में आती है। अब ये क्या बोलता है कि 0 डिग्री केल्विन, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सर क्या लास्ट, एप्यूट? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन, एक ऐसा पॉइंट जहां पे सब चीज सीज हो गया है, कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं कर पा रहा है, ऐसा पॉइंट, वहां पे परफेक्ट क्रिस्टल बनेगा ही बनेगा। इतना ठंडा, इतना ठंडा, इतना ठंडा कि वहां पे परफेक्ट क्रिस्टल बनने लायक बहुत बढ़िया जगह है। जितना बढ़िया कूल होता है कोई चीज उतना बढ़िया क्रिस्टल वो बना के देता है। अगर आइस को बहुत बढ़िया से कूल करो तो आइस क्यूब बहुत बढ़िया बनते हैं। अगर अचानक से उसको ठंडा दे दोगे तो वो गड़बड़ गड़बड़ बने। एग्जैक्टली वही प्रोसेस है कि कोई भी क्रिस्टल किसी भी तरीके से अगर बन रहा है और वो समय लेके बन रहा है, ठंडा हो रहा है, कूल हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बनेगा। गंदे तरीके से कर रहे हो तो गंदे तरीके से बनेगा। तो यही उसका कारण है कि 0 केल्विन पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो क्रिस्टल बनता है वो परफेक्ट बनता है। लेकिन रियली क्या परफेक्ट क्रिस्टल पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो चीज है वो रैंडमनेस ना हो उसमें। हर चीज में कहीं ना कहीं रैंडमनेस है। ठीक है? कोई पार्टिकल इधर से उधर मूव कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो उसमें चल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? अब इसका जो फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी नेट का वो आता है गिब्स फ्री एनर्जी, इस टॉपिक से। गिब्स फ्री एनर्जी पे ही क्वेश्चन डालता है। ठीक है? अब उसमें भी वो दो वर्ड पूछ लेता है, एक पूछ लेता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस का अर्थ क्या है? कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, बिना एक्सटर्नल वर्क के ऑटोमेटिक हो रहा हो काम। और नॉन स्पॉन्टेनियस का अर्थ क्या है? जिसमें तुमको एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ रहा हो। ठीक है?
जैसे कि मेरे को तेजल को बार बार बोलना पड़ता है, शक्तिमान बन जा, शक्तिमान बन जा, एक्सटर्नल फोर्स ले ले, तब जाके दिमाग में घुसेगा। नहीं, वो तो बोल रही है, नहीं सर, मैं हूँ गंगाधर, मेरे चश्मे में इतना पावर है कि मैं तो सर कर ही लूंगी, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, लेकिन मेरे को दूर से दिख रहा है कि नहीं, बेचारी मुंह बना के बैठी हुई है, समझ में आ कुछ रहा नहीं है, तो हम तो बोल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, आ रहा है ना। है। तो एक्सटर्नल, अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और जहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है वहां पे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा, मतलब वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसको करने के लिए वापस से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये उसकी कहानी है, किसकी, गिब्स फ्री एनर्जी की कहानी है। तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एक्स। ठीक है, जिसमें जो एच है ये हीट एनर्जी है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, ये एंथैल्पी है, और ये डेल्टा एस जो है ये क्या है, एंट्रोपी है। करेक्ट। तो एक प्रोसेस जो कि ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कोलाइड कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ टकराव खा रहे होंगे, उसके वजह से हीट को एक्सचेंज कर रहे होंगे, बदलाव आ रहा होगा उनमें, तो एंट्रोपी बढ़ रहा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली काम हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें एनर्जी ऑटोमेटिकली पैदा होना शुरू हो रहा है तो वो बढ़ रहा है भाई एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स भी कोलाइड करने लगेंगे, उनमें घर्षण होगा, घर्षण से उसको वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने से उसको हीट एनर्जी मिलेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो उस केस में अगर डेल्टा एस बड़ा हो जाए तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जहां पे एंट्रोपी बढ़ जाएगा वहां पे डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस के केस में क्या होता है, डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस में ग्रेटर देन जीरो होता है, क्योंकि इसमें तो तुम हीट दे रहे हो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में तो हीट डाल रहे हो, हीट बढ़ा रहे हो, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, हाई पॉजिटिव माइनस लो नेगेटिव पॉजिटिव, किस केस में, नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की ये कहानी। ठीक है, चलो तेजल को नींद आ गई है, 10:30 हो गया है, तो छोड़ दिया जाएगा, आज टॉर्चर नहीं किया जाएगा। कल मैं क्लास लूंगा, कल थोड़ा जल्दी करो यार, लेट क्या बोलते हो चांद जी, क्या लेट, क्या प्रॉब्लम है। सर डिनर टाइम होता है ना, तो इसलिए मतलब कितने बजे होता मैं है, तो कितने बजे होता है, तो कितने मैं बजे तो डिनर कहती हूँ होता लेट ही हो 9:30 तक तो हो। है। नहीं नहीं, डिनर कितने बजे कर लेते हो आप। सर 9 9 बजे तो कर ही रहे होते हैं। अगर 9:30 तक हो जाए तो ठीक है, क्लास टाइम।